अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। 11 जून को आने वाले बजट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ख़ास तौर पे अगर दो चीदा अहम स्टैट्स को हम देखें। एक रेवेन्यू साइड की अगर स्टैट्स को देखें तो गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन रेजिंग अ रेवेन्यू बार टू 5.8 ट्रिलियन रुपीज़। अराउंड दिस अमाउंट गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग कि यहाँ से या तो टैक्सेशन को रैशनलाइज करके नए सेक्टर्स को टैक्सेशन एम्बिट में लाके या दूसरे सेक्टर्स को मजीद मराद दे के बेस बढ़ा के टैक्सेशन रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। कुछ सेक्टर्स के जो टैक्सेशन थे जो कि मराद दी गई थी उनको ख़त्म किया जाएगा। ये एक कोर रेवेन्यू साइड का बड़ा टारगेट है जो गवर्नमेंट का होगा। दूसरी जानिब पे एक और इम्पॉर्टेंट नंबर जो कि देखा जाता है पीएसजीपी की एलोकेशन, जो कि गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स क्या करेगी या फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह बढ़ाएगी इकॉनमी के अंदर। दैट नंबर इज एस्टिमेटेड टू बी 900 बिलियन रुपीज़। सो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करने जा रही है और टैक्सेशन रेवेन्यू बढ़ाने जा रही है तो दीज आर द इंपॉर्टेंट नंबर्स जो कि आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसको बाइफरकेट करेंगे कि पूरी इकॉनमी में आने वाले बजट में क्या क्या मरात मौजूद हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ला रही है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को सेक्टर वाइज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ अपने राइट से तारुफ करना चाहूँ खालिद तवाब साहब, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर वीपी एफईसीसीआई से ताल्लुक है, बहुत ही एक्सपीरियंसड हैं खासतौर पर इंडस्ट्री के इशूज़ के ऊपर, टैक्सेशन के इशूज़ के ऊपर, ओवरऑल ग्रोथ ट्रजेक्ट्री पे गहरी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। Then we have with us none other than Mr. असलान सुमरो साहब, जो कि MD हैं KSB सिक्योरिटीज, इनका ताल्लुक है। रिसेंटली ह्यूज कैपिटल रेज भी किया है इन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से। इनसे जानेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स किस तरह इंटरेस्ट लेंगे पाकिस्तान में और ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स की और बजट की क्या तवक्कुआत मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन हसन बख्शी साहब, जो कि बिल्डर हैं, फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के, प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं, हाउसिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर और एलाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ही गहरी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले खालिद साहब आपसे एक रिव्यू लेना चाहूँगा, खासतौर पे अब ये तो प्रीव्यू कराया जाएगा कि आने वाले बजट में जो नंबर्स आप देख रहे हैं, व्हाट इज योर ओवरऑल फीलिंग अबाउट द बजट दैट इज कमिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस गवर्नमेंट को फ़िलहाल मुबारकबाद देता हूँ जिस हिसाब से ये फिगर्स आ रही हैं। लोग फिगर्स पे ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल जो फिगर्स हैं काफ़ी हद तक रियलिस्टिक हैं और जो हम अपनी ग्रोथ 1.5 और 1.6 की बातें कर रहे थे, आज 3.9 या 4 तक जो है वो टच कर गई हैं। इसके लिए जो हुकूमत ने पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से या 10 महीने से जो हिकमत अमली इख्तियार की है वो बहुत बेहतर है बनस्बत पिछले 2 सालों के। पिछले 2 सालों में जो गवर्नमेंट का फोकस था, बजट भी आए, तीसरा बजट है ये, उन दोनों में ये था फोकस इनका कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जाए, इररिस्पेक्टिव कि मुल्क की इकॉनमी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर आप पिछले 2 सालों में इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो वो इट वाज गोइंग डाउन और तमाम इक़दाम जो हो रहे थे, आपके रेवेन्यू के टारगेट भी पूरे नहीं हो रहे थे। तो मुझे खुशी है कि 8-10 महीने पहले या कुछ अर्से पहले इन्होंने अपना फोकस जो है वो चेंज किया और इन्होंने फोकस किया कि मुल्क की इकॉनमी चलनी चाहिए, ग्रोथ। इसका मैं मिसाल आपको इस तरह दूंगा कि एक वक्त ऐसा था कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो तमाम जो थे ऑटोमोबाइल 4 या 5 बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने कहा जी हमारा तो इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट बंद हो गई है। किसी ने कहा 10% प्रोडक्शन में है, किसी ने कहा 20% में है, क्योंकि आपके पास बायर्स भी नहीं थे और चीज़ें और तमाम ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री में ये सूरत हाल थी, क्योंकि फोकस ये था कि जी रेवेन्यू जनरेशन हो और बाकी इंडस्ट्री चले न चले। आज गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज कि अगर मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, होगी, तो ग्रोथ भी होगी और इनके पास रेवेन्यू भी आएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट इनका था, दे हैव अचीव्ड ए टारगेट, मैं मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इन्होंने मेजर काम किया है इंडस्ट्री के लिए, वो इन्होंने स्मगलिंग को कम किया, स्मगलिंग को कंट्रोल किया। बॉर्डर इन्होंने अपने काफ़ी हद तक सील किए। आप देखिए ये कोयटा वाला, पेशावर वाला, इससे 2 बहुत बड़े फ़ायदे हुए। आपकी जो रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं वो 2 चीज़ों से बढ़ रही हैं। एक तो स्मगलिंग जो कम हुई तो अब ऑफिशियल चैनल से पैसे आ रहे, दूसरा अंडर इनवॉइसिंग को भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। तो आपका मेरा ख्याल है आज जो टारगेट है शायद जो 25 बिलियन का है, शायद हम बाय एंड ऑफ जून 30 बिलियन तक रेवेन्यू में ये जो हमारी इनकम है फॉरेन कि वो हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो शायद 30 बिलियन 29-30 बिलियन तक टच कर जाएंगे, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। उसकी बड़ी वजह है, इससे दूसरा बड़ा फायदा ये हुआ कि मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो चलनी शुरू हो गई। आई थिंक बहुत ही की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। अरसलान आपको थोड़ा इनपुट लेना चाहूँगा बिकॉज
कैपिटल मार्केट्स में हम देख रहे हैं बड़ी गहमा गहमी है बजट से पहले। वी हैव सीन अ ह्यूज ऑलमोस्ट 7% गेन प्री बजट 2014 के बाद। ये सबसे बड़ा गेन मार्केट ने शो किया है। दैट शोज कि आने वाला फिस्कल ईयर में कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर वेरी स्ट्रांग। उसकी थोड़ा फीलर बताएं, बिकॉज यू आपकी खास पल्स होती है कैपिटल मार्केट्स पे। जी, मैं अब ये क्लियर कट कह सकता हूँ कि मई 3 को जो हमारा लास्ट वीक था रमज़ान का, उसमें मार्केट का बॉटम था, वी कैन से शॉर्ट टर्म बॉटम। उसके बाद लोगों का इनिशियल फियर ये था कि आपके कोविड की स्पाइक हो जाएगी इंडियन वेरिएंट को देखते हुए। लेकिन हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने एक चीज़ बड़ी एग्रेसिवली जो ओपन की है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स है। तो आपका इन्फेक्शन रेट नीचे आ गया और आपकी वैक्सीनेशन डेली रेशो आपका ऊपर गया, तो देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वक्त के साथ प्रेजेंट करना शुरू कर दी कि हम लोग पब्लिक स्पेंडिंग करेंगे, जीडीपी ग्रोथ को टारगेट करेंगे नियर 5% रखने के लिए नेक्स्ट फिस्कल ईयर। सो लोगों की एक्साइटमेंट का जो लेवल है गॉट रियली हाई कि अगर आप पीएसटीपी लेड इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं तो आपके जो स्टॉक्स में प्रॉक्सीज हैं जो आपके हाउसिंग रिलेटेड हो गए, आपके स्टील, सीमेंट, ग्लास, वहाँ पे स्टार्टिंग आपकी ग्रोथ स्टोरी नैरेटिव बिल्डअप हो गया। नंबर 1। नंबर 2, हमने मॉनेटरी पॉलिसी भी देखी, उसमें भी स्टेट बैंक गवर्नर रजा बाकर साहब ने ये इंडिकेशन कराई कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स आर डिलेड, और अगर होते भी हैं तो 25 बिप्स के अंदर मेजर्ड होंगे, तो इट विल बी अ नॉन इवेंट फॉर द मार्केट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि भाई अगर ये पैसा इक्विटी मार्केट से निकल के फिक्स्ड इनकम जाए, वो तो मतलब लोगों का इस वक्त ध्यान नहीं रहा। इसकी वजह से हमने देखा है काफ़ी एक्सपेक्टेशन आ गई इक्विटी में इन्फ्लो। एग्जैक्टली। और बजट में गवर्नमेंट की विलिंगनेस भी नजर आई है, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस नजर आई है टू डोल आउट रिलीफ टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, चाहे वो ऑटोज हों, चाहे वो सीमेंट्स हों, चाहे वो मतलब ओवरऑल हाउसिंग हो, चाहे वो टेक्सटाइल के लिए आपको इंपोर्ट टैरिफ कम करने हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिए आपको हाई ग्रोथ टारगेट रखना हो। एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइंड, अभी देखें अभी हमारा बजट इज ऑन फ्राइडे, येट वी आर हैविंग टॉक्स विद IMF, सो इट्स जस्ट 3 days अवे, और अभी भी हम लोग की डिस्कशन ये चल रही है कि हम लोग सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन कैसे मैनेज करें, नंबर 1। और आपके जो एडिशनल 400 बिलियन के टैक्सेस हैं वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल करें, कहाँ से एवेन्यूज़ में जाके ज़्यादा टैक्स करें, इनडायरेक्ट टैक्स करें, या पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं। अगर पेट्रोलियम लेवी ये 600 बिलियन की रखेंगे तो आपको फ्यूल प्राइसेस 20 रुपए से बढ़ाने पड़ेंगे। सो देयर इज डिबेट गोइंग ऑन विद द गवर्नमेंट, लेकिन मेरा ये ख्याल है गवर्नमेंट का इस वक्त बार्गेनिंग पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और आई एज अ कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट और इन्वेस्टर्स आर प्रीटी एक्साइटेड कि इस वक्त जो ये फिस्कल ईयर होगा, आई कैन से ऑन रिकॉर्ड, विल बी बेस्ट इन लास्ट 4 years। सही है। सो अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक नोट। हसन साहब, मेक और ब्रेक ईयर, and the construction sector is the sector that everybody is focusing on, allied sector in construction, कि यहाँ से GDP में अगर ग्रोथ लानी है तो कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करना है। हाउ इज एवरीथिंग, क्या लेटेस्ट इंसाइट्स हैं आपके पास? मुझे आते हुए 2 साल इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद इलेक्शन है, बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं। अच्छा। नॉट ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर बट जो एलाइड इंडस्ट्री है जिसमें सीमेंट है, स्टील्स है, टाइल्स है, एल्युमिनियम है, और तमाम ये इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी प्रोडक्शन कोई डबल कर रहा है, कोई ट्रिपल कर रहा है, इन एंटिसिपेशन के काम बहुत आने वाला है। और इस टाइम पहली बार ये हो रहा है कि ये काम सिर्फ कराची में नहीं होगा। कराची में मुमकिन है शायद कुछ कम हो क्योंकि कराची के आपको पता है एक पॉलिटिकल मामला कुछ अलग हैं, बट पूरे पाकिस्तान में चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KPK हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भरपूर तरीके से बढ़ने जा रही है। और मैं अभी कुछ दिन पहले 10-12 दिन टर्की था वहाँ पर, और मेरा जाने का रीज़न ही ये था कि अब हमें कंस्ट्रक्शन में एक पैराडाइम शिफ्ट करना है। जो कंस्ट्रक्शन 5 साल में होती थी अब हम उसको 1.5 साल में लेने के लिए वो टेक्नोलॉजी और वो मशीनरी हम देखने गए थे। तो हमें वो तमाम टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स भी इतने एक्साइटेड लगे पाकिस्तान, वो कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि 2008 में जो टर्की की पोजीशन थी आज पाकिस्तान उसी पोजीशन पे खड़ा है, और हम सब ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि अपनी मशीनरी और टेक्नोलॉजी लेके यहाँ आने को तैयार हैं। क्योंकि देखिए एक तो क़यादत क्लीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। खान साहब की एक ऐसी पर्सनालिटी है कि उस पर कोई दो राय नहीं है। दुनिया भर का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, अपने पैसे लगाने को तैयार है और काम करने को तैयार है। तो हमें तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, और मैं समझता हूँ रेवेन्यू में भी आप जिस तरह लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने टर्फ के लोन इस्तेमाल किए हैं उसका भी 1 साल बाद आपको रिजल्ट आएगा, रेवेन्यू में भी अच्छा इजाफा होगा। अच्छा हसन साहब, स्पेसिफिकली बताइएगा कि बजट के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए क्या मौजूद है, क्या मराहत हैं, क्या इंसेंटिवाइजेशन है,
कुछ हम समझ रहे थे कि कुछ स्कीम्स हैं जो फर्दर एक्सटेंड हो जाए, एमनेस्टी स्कीम का सुनने में आ रहा है, व्हाट इज एक्चुअली बीइंग देखिए thought out? एज ऑफ टुडे हमारी आज भी 1:30 बजे मीटिंग थी, बट मैं ये समझता हूँ हम सब की अपील है गवर्नमेंट से, इमरान खान से, कि जो 30 जून एमनेस्टी की तारीख है ख़त्म होने की या इंसेंटिव की तारीख है, उन लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको इजाफा किया जाए। तो गवर्नमेंट, चूँकि उसमें IMF भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। एक हमारी बड़ी डिमांड ये है। दूसरी हमारी जो एक डिमांड है, स्टील के प्राइसेस कहीं कंट्रोल नहीं हो रहे। बिल्कुल आज 1,43,000 है, कल एक्चुअली सुनेंगे 1,48,000। तो ये कहीं इनको रेगुलेटरी, क्योंकि कार्टेल बन गए हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी हटानी पड़ेगी और एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरी, जो फिक्स टैक्स पे इन्होंने हमको 1:10 का वो रेशो दिया है कि अगर आप 100 रुपये टैक्स भरेंगे तो 1000 रुपये इनकम ले सकते हैं। हमने इनको प्रपोज किया जो 1000 रुपये के बाद एक्सेसिव इनकम है उसको हमें 15% पे टैक्स कर दें, बनिस्बत 30% जी, क्योंकि 30% शायद कोई देगा नहीं और वो फिर वही टैक्स चोरी होगी। पर 15% लोग देंगे तो उनकी देने की वजह से दूसरों को भी अपने पैसे दिखाने पड़ेंगे, इनकम दिखानी पड़ेगी। तो हमारी ये 3 डिमांड है और हम समझते हैं कि सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आप व्हाट इज योर फीलिंग? 60% हो जाएगी। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर ये मराहत आ जाती हैं तो आई थिंक इट विल बी अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर, इजंट इट? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और हम यकीनन जो काम इस प्राइम मिनिस्टर ने, इस टीम ने किए हैं, ये कभी भी नहीं हुए थे, ये हुए ही नहीं थे। जो अब हुए ये आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। ठीक है। तो हम समझते हैं बिल्कुल कंस्ट्रक्शन आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आएगी। इवन अपार्ट फ्रॉम दीज इनिशिएटिव्स, जिस तरह का मोमेंटम चल पड़ा है, हम DHA की कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, वहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स, DHA सिटी में काफ़ी प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। सो देयर इज अ होल मोमेंटम दैट इज गोइंग ऑन। यस, अब इसको मैं ये कहता हूँ किसी के लिए भी रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहली बार बैंकिंग सेक्टर भी आ गया है और बैंकिंग सेक्टर इतना माशाल्लाह से आगे आके काम कर रहा है। वो तो अब कह रहा है बिल्डर को कि प्लॉट पॉइंट आउट करो, हम 80% आपको उसमें भी फाइनेंसिंग करने को तैयार हैं, एंड कस्टमर को भी देने को तैयार हैं, कंस्ट्रक्शन में भी पैसे देने को। बिल्कुल दे आर ट्रीटिंग कंस्ट्रक्शन एज एन इंडस्ट्री। सही है। तो ये कभी नहीं हुआ था। पहले एक इनफॉर्मल प्लेयर्स पैसे लगाते थे 4-5 मिल के, बिल्डिंग बनती थी और वो पैसे, पर जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैंक आएगा, प्रॉफिट भी सही डिक्लेयर होंगे, डिविडेंड भी पेमेंट होगी, तो बहुत अच्छा आएगी। जी जी। खालिद साहब, व्हाट इज योर फीडबैक? यहाँ से आपने देखा कि हर सेक्टर के अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स आ रही हैं, व्हाट्स योर फीडबैक? देखिए, गवर्नमेंट ने जो पहला टेक ऑफ शुरू किया है वो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी से शुरू किया और इसमें सबसे बड़ा इन्होंने काम ये किया कि प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लिया। जिस तरह अभी बख्शी साहब ने कहा, हर थर्सडे मेरा ख्याल है मीटिंग होती है, थर्सडे प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग को खुद भी चेयर करते थे और करते हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी। उससे ये आज आप देख रहे हैं कि बूम आ रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान और चीज़ें बेहतर हो रही हैं और उसके साथ अलाइड इंडस्ट्री में। मैं ये समझता हूँ कि इनको इस दफ़ा, और ये हमारा काफ़ी 1 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग मुतालबा है कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम इंडस्ट्री को ये सहूलत दें कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट्स करें, मुल्क के अंदर मशीनरी लेकर आएँ। आपसे नहीं पूछा जाएगा ये कैपिटल कहाँ से आया एक दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा ये लग गया इसके अंदर तो इंडस्ट्री लगी तो खुद ब खुद ही रेवेन्यू जो है वो जनरेशन शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये करें। दूसरा, जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसको थोड़ा सा प्रमोट करें। हमारे पास अब देखें, आपको पता है कराची जैसे शहर में और आसपास करोड़ों रुपए पर एकड़ ज़मीन इस वक्त होगी इंडस्ट्रियल, जो कि एक इंडस्ट्री नई लगाने के लिए, नए लोगों के लिए, खासतौर स्मॉल के लिए फिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप नए इंडस्ट्रियल जोन वहाँ वो करें और उस पर 5 साल या 15 साल की पाबंदी लगाएं कि आप उसको ज़मीन को बेच नहीं सकते, बल्कि उसमें जो इंडस्ट्री आप सेंक्शन करा रहे हैं वो लगाएं। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक जो बहुत अच्छा इकदाम इस बजट में मुझे नज़र आ रहा है, इस दफ़ा बजट जो है वो FBR ने नहीं बनाया, इस दफ़ा बजट जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बनाया है और वो तैयार करके दे आर सेंडिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्योंकि जिस वक्त बजट FBR बनाता था तो उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू होता था। अब उन्होंने अपने टारगेट रेवेन्यू के दिए कि जी हम रेवेन्यू चाहते हैं, इस साल रेवेन्यू हमारा ये टारगेट पूरा हो जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रज़ाक दाऊद साहब से पिछले हफ्ते भी 2-3 दफ़ा मिला और उन्होंने मुझे फाइलों की फाइलें बताई कि जी ये मैं सारे काम कर रहा हूँ। तो उनका जो एंगल है वो इस वक्त टोटली ये है कि इकोनॉमी किस तरह बूस्ट होगी और रेवेन्यू का टारगेट जो FBR को चाहिए वो किस तरह पूरा करेंगे। जब FBR वाले बजट बनाते थे, जो नॉर्मल प्रैक्टिस थी तक,
तो वो सिर्फ फोकस करते थे अपने इसके इनकम के ठीक है, ऊपर कि हमारा सही। तो रेवेन्यू दिस टाइम द बजट इज इंक्लूसिव, इट्स मोर ऑफ इंक्लूसिव बजट रादर देन दिस टैक्सेशन ड्रिवन बजट। टैक्सेशन, क्योंकि अब इनको नजर आ रहा है, देखिए ना इकोनॉमी बढ़ेगी, पहिया चलेगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू, कोई आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारा ये टारगेट जो है 4000 बिलियन थे ये हमारे इस तरह अचीव हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया। इस दफ़ा बजट में मैं ही समझता हूँ इनको दो चीज़ों को बड़ा मेनली फोकस करना चाहिए। नंबर वन इज़ अवर एग्रीकल्चर सेक्टर, जो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त है वो है फूड इन्फ्लेशन। और हमारा पाकिस्तान जैसा मुल्क बेसिकली वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो हमको देखना चाहिए कि हमारे लकूने कहाँ कहाँ हैं। मुझे याद है 2006 में या 7 में हमारा और इंडिया का जो कॉटन की थी वो प्रोडक्शन, वो तकरीबन 14 मिलियन बेल जो है हम दोनों इसी लेवल पे आ गए थे। आज हम अभी जो ये टारगेट अभी भी दे रहे हैं तो वो 10 मिलियन दे रहे हैं, जबकि लोगों का ख्याल था 6 या 7, और इंडिया चला गया 40 पे। तो अब देयर इज नो कंपैरिजन। हमें ये देखना चाहिए कि हम एग्रीकल्चर साइड पे कैसे वीक हो गए। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी गलतियां हैं पिछली हुकूमत की, जो हमारी कॉटन फील्ड्स थी उसको उन्होंने शुगर फील्ड में तब्दील कर दिया, पानी का हमें प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारी चीज़ें। लेकिन अब इस साल जो गवर्नमेंट को जो फोकस करना चाहिए सबसे पहले वो अपने एग्रीकल्चर को करना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है वो अपनी है एसएमईज। अभी बख्शी साहब ने टर्फ का जिक्र किया, शायद आपने, कि टर्फ में इतने पैसे आए। देखिए टर्फ का जो पैसा है ना वो एलएसएम में चला गया सारा, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में नहीं आया या एसएमईज में नहीं आया। इस दफ़ा गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज़ देनी चाहिए कि जिसमें एसएमईज को जो है वो सहूलत कहते हैं ना एसएमई को जो कर्ज मिल रहा है वो 30 से 35 पे मिल रहा है माइक्रो फाइनेंस बैंक के थ्रू, और जो बड़ी इंडस्ट्री को कर्ज मिल रहा है वो 4% पे मिल रहा है, 3 से 4 पे मिल रहा है। और जब रजा बाकर साहब नए नए आए थे गवर्नर स्टेट बैंक, तो मेरा उनके साथ बड़ा सख्त प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में भी बड़ा सख्त तलाफ होता था, क्योंकि उस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो रोज़ बरोज़ हर तिमाही में बढ़ता जा रहा था वो। तो उससे हमारी इंडस्ट्री और हम तमाम इन्वेस्टर जो ना बड़ा डिस्करेज हुए थे। आज द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज कि जितना इंटरेस्ट रेट को ये स्टेबल रखें, अल्लाह करे मैं तो कहता हूँ 7 से 5 पे आ जाए, फर्दर आपको नजर आएगा कि इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और चीज़ों को सहूलत दें। देखिए यहाँ जो है ना वो सरमाएकार जो है वो सरमाएदार का लफ्ज़ दिया जाता था और एक गाली तस्वुर किया जाता था। आज कम से कम वो चीज़ें जो हैं वो परसेप्शन भी तब्दील हो रहा है, और ये परसेप्शन गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए कि हम लोग जो बिजनेस लोग हैं वो इस मुल्क के लिए हैं, और हमारा ये यकीन और ईमान है ये मुल्क है तो हमें, तो वी वांट टू इन्वेस्ट हियर। और कोई देखिए दूसरी तरफ जो सरमायाकारी होती है वो एक माई की तरह होती है, जहाँ लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नजर आती है, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो आप वो सहूलत देते हैं जिससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। सही, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। अरसलान, टफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू। कंस्ट्रक्शन को तो ड्यू शेयर मिल रहा है, इकॉनमी में मज़ीद बहुत कैपेसिटी है बहुत से सेक्टर्स की तरफ से, जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट और फोकस और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की जाएँ तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी बढ़ सकता है, टैक्सेशन रेवेन्यू भी बढ़ सकता है, और जीडीपी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन सच सेक्टर इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या आप समझते हैं मज़ीद चीज़ें करना बाकी हैं करंट गवर्नमेंट को ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो एक रोल प्ले करें? एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंटली यू रेज $4.5 मिलियन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। वेरी आई एम रियली हैप्पी फॉर यू कि पाकिस्तानी कंपनीज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से अब इन्वेस्टमेंट्स भी रेज कर रही हैं। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, एंड अपना भी एक्सपीरियंस बताइएगा कि हाउ डिड दैट हैपन एंड क्यों आईटी को यहाँ एक फोकस लाना चाहिए नेक्स्ट बजट में, प्लीज। आई थिंक बाकर यू रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमें देखना चाहिए कि व्हाट इज़ द फ्यूचर। अब जो फ्यूचर है ये आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ और यहाँ से माइग्रेट करके वैल्यू एडेड सर्विसेज की तरफ चला गया। तो मैं अगर एग्जांपल दूँ हमारी कंपनी KSP की, तो जब ये कंपनी फॉर्म हुई थी, वापस रीलॉन्च हुई थी, तो फोकस बड़ा आपका फिक्स था कि हमें करनी है इन्वेस्टर एजुकेशन, हमें पेनिट्रेट करना है लोकल मार्केट के अंदर और डीप पेनिट्रेशन करना है कि लोगों को हम गाइड करें किस तरीके से कैपिटल रेज होता है, कैपिटल इन्वेस्ट होता है, लोगों के साथ समझ लें आप उनको स्पून फीड करें, हैंड होल्डिंग करते हुए उनको चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये विजन डे 1 से था, तो हमें 3-4 साल लगे हैं टू रेज $4.5 मिलियन। देखिए ये बड़ा एफर्ट के साथ और बड़ी मेहनत के साथ, और फिर आखिर में स्नो बॉलिंग होती है। ये शुरू की आपकी मेहनत होती है 3 से 5 साल की, फिर वो मोनेटाइज करने का वक्त होता है। तो हम जाके यही पिच कर रहे होते हैं कि हमारी पॉपुलेशन है 200 मिलियन, और 200 मिलियन पॉपुलेशन है 210 मिलियन पॉपुलेशन को आपको अगर ग्रोथ आएगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगा, इनकी एबिलिटी टू स्पेंड बढ़ेगी और ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी।
आएगी, बिकॉज हम लोग बड़े छोटे से बेस से शुरू कर रहे हैं। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट के अच्छे इकदाम हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि 4% जीडीपी ग्रोथ आई है तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास को जाके गया है। तो जो गरीब आदमी की हम बात कर रहे होते हैं, अभी भी उसका इन्फ्लेशनरी बास्केट देखें तो 17-20% उसकी महंगाई हुई है, तो उसकी सैलरीज नहीं बढ़ी। अगर हम इंडस्ट्रीज़ को इतना बेनिफिट देते हैं टॉप लाइन पे कि वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हम मिनिमम सैलरी भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो ग्लोबल फिनोमेना है। क्योंकि इन्फ्लेशन हर जगह पे आपकी है, ग्लोबल फिनोमेना है। जब आप बॉटम्स अप अप्रोच करेंगे इकोनॉमी में, तब आप देखिएगा कि गरीब आदमी के जेब में 3,000 रुपये ज़्यादा आता है ना, वो बेचारा वही 2,500 रुपये वापस इकोनॉमी में लगा देता है। उसकी सेविंग्स नहीं बढ़ती, वो अमीर नहीं होता, वो बाहर पैसे नहीं लेके जाता। उस हिसाब से मेरे ख्याल से इस बजट में या तो शायद फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इतना टाइम नहीं है कि वो एक जल्दी से एक मल्टीपल रॉकेट्स फायर करें, वरना फोकस होना चाहिए ज़्यादातर आपकी वैल्यू एडिशन पे। आपकी एग्रीकल्चर की आपने बात की, दिस इज़ प्रोडक्टिविटी। आप इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं वैल्यू एडेड सर्विसेज के अंदर। हमारे पास दूध बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स? नथिंग। 30% हर दिन ज़ाया हो जाता है जितना आप प्रोड्यूस करते हैं दूध, ज़ाया। और हमारी जो लाइव स्टॉक है उसकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही नीचे है। वी आर एट 30% कंपेयर टू द फॉरेन टॉप बेंचमार्क्स। सिमिलरली हमारा जो ग्रेजुएट आज आ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पाते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ के भी वो 30 से 35 हज़ार रुपये की जॉब के लिए स्ट्रगल करता है। अगर आप उसको वो स्किल सेट देते जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमने शुरू में बात की, कि ये अपनी सिर्फ मैनुअल डेटा एंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करके ही बाहर अपनी स्किल बेच सकता है और $1,000 कमा सकता है, वही 8 घंटे काम करते हुए, तो वो 1.5 लाख रुपए भी काट सकते। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस बजट के अंदर वो अपना रोड मैप देते प्रॉपर, कि हम लोग जो बिल्कुल बॉटम अप है उसके लिए, ये नहीं कि 3% हमने टैक्स कम कर दिया खाने की चीज़ों पे, या हमने 2% पेट्रोलियम लेवी कर दी। हमने उनके एजुकेशन इम्पैक्ट आता है, आपने क्रिटिकल मास के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे उनकी अर्निंग्स कैपेसिटी बढ़ गई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नाज़रीन जो आपको भी समझना होगा, बैंक की सेविंग स्कीम में रख के अगर आप समझते हैं कि आप अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन्फ्लेशन को अगर पिछले 25 साल में प्लॉट करें और नेट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न देखें, तो सेविंग स्कीम में भी आप गरीब हो रहे हैं। जो होता है एक कॉन्सेप्ट होता है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, तो वो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास क्यों बनती जा रही है? वो इसलिए कि मोस्टली सेविंग स्कीम में पैसे रखे होते हैं, इन्फ्लेशनरी उस पर साइकिल चल रहा होता है कंटिन्यूसली, तो नेट आप डिक्लाइन होते चले जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस तरह की स्कीम्स में जाएं या उस तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में डिसिप्लिन के साथ जाएं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करके, ताकि आप इन्फ्लेशन को न सिर्फ ऑफसेट करें बल्कि रियल रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा बना सकें। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको फोकस करना होगा। हसन साहब, द क्वेश्चन इज, जिस तरह आप टर्की गए, आप वहाँ से वैल्यू एडिशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स को इनकॉर्पोरेट किया और लाए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दुनिया भर में हम देखते हैं कि बहुत 100 गज की स्पेस है और वो ऐसा लेविश उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं कि आपको 400 गज का घर लग रहा होता है और हर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं। अब कॉन्सेप्ट हर चीज़ फिक्स ना रखने पे भी हो गया है कि आप हर चीज़ फिक्स ना रखें, मूवेबल रखें। इसके बारे में बताइए, कंस्ट्रक्शन में जो नए ट्रेंड्स हैं वो पाकिस्तान में अभी तक नहीं आ पाए हैं, व्हाई इज़ दैट सो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कंस्ट्रक्शन में अगर पाकिस्तान को दुनिया से कंपेयर करें तो हम अभी 30 साल पीछे हैं, 30 ईयर्स पीछे हैं। तो कभी इस इंडस्ट्री को इतना सीरियस ही नहीं लिया गया था कि यहाँ पर लोग मेहनत करते, बाहर जाते, बाहर से लोगों को लेके आते, उनका इन्वेस्टमेंट लगाते, उनकी ह्यूमन रिसोर्स को लोकल ह्यूमन रिसोर्स से मिलाते, तो हमारी भी ह्यूमन रिसोर्स ऊपर आ जाती और वो मतलब ट्रेंड हो जाते लोग। हमारे यहाँ अमूमन एक छत डलती है 1 महीने का टाइम है अमूमन। आप सरप्राइज होंगे, टर्की में 12 घंटे का टाइम है एक छत डलने का। एक छत डलने का 12 घंटे का टाइम है और दूसरी छत वही मशीन डाल रही 12 घंटे में। मतलब आप अनबिलीवेबल है। जो काम हम यहाँ 5 साल में कर रहे हैं, इजीली वो काम आज हम समझते हैं मैं ये कि हम 9 से 10 महीने में हो जाएगा। और कराची में और ये काम मार्केट लीडर्स कर रहे हैं 5-5 साल में, खुश होते हैं कि हम लीडिंग हैं। और ये 5 साल में कर लिया तो वो समझते हैं बहुत कमाल हो गया। बट अब मैं ये समझता हूँ कि वो 5, 7, 10 लोग यहाँ अडॉप्ट करेंगे और ट्रेंड चेंज हो जाएगा। नॉट ओनली डिज़ाइन, जैसा आपने कहा डिज़ाइन का ट्रेंड चेंज होगा, स्ट्रक्चर ड्राइंग, वो इंजीनियरिंग का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन वर्किंग का भी डिज़ाइन, बहुत तब्दीली आएगी। और एक बार अगर आपने इन लोगों को ले आए तो फिर चाइनीज़ भी अपने ऑफिसेज यहाँ ला के सेट करेंगे और बोलेंगे लोकल लोग ट्रेन नहीं हो पा रहे थे ना। देखिए हमारे यहाँ वही मिस्त्री, वही कारपेंटर, वही वो, अब बिल्कुल दुनिया में तो ये बिल्कुल तब्दील है।
तो एक आध दो चार कोई हिम्मत करेगा। और मज़े की बात ये कि कॉस्ट भी कोई फ़र्क नहीं आ रही है। अच्छा। हम कहें कि उनकी हमारी कॉस्ट 4,000 है, उनकी 8,000 है, नहीं, एग्जैक्टली कॉस्ट भी 5% का भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। सही है, सही है। तो हम एक तो टाइम इतना ज़ाया कर रहे हैं, कॉस्ट इतनी इनकर कर रहे हैं, वेस्टेज का तो कोई पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो सब चीज़ें जैसे आपको देखिए, अब जैसे शुरू में नई टेक्सटाइल मिलें लगने लगी तो बाहर से लोग आए, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन किया। आज टेक्सटाइल में हमारे पास एम्पल लोग हैं, तो ये भी आएंगे, ट्रेन करेंगे, कुछ अरसे में हमारे लड़के खुद ट्रेंड हो जाएंगे, बोलेंगे हम खुद कर सकते हैं। और उन लोगों को 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 हज़ार डॉलर हम यहाँ दे रहे हैं उनको काम करके, तो हमारे लड़के आज वही काम कर रहे हैं 50,000 रुपये में। पर जब ट्रेंड हो जाएंगे तो वो भी ऑटोमेटिक $1,000, $1,500 लेंगे। तो जैसे इन्होंने कहा, वो पूरा एक सिस्टम इम्प्रूव होगा और हर आदमी को मौके मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, नया पाकिस्तान हाउसिंग में जो लो कॉस्ट हाउसिंग का हमने फोकस रखा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब पे इनोवेशन इन हाउसिंग इज़ मिसिंग, लाइक यू टॉक्ड अबाउट, कि वो अभी लाना बाकी है और प्राइसेस भी स्टील की बढ़ती चली जा रही हैं। अब लो कॉस्ट हाउसिंग का कहाँ तक क्या प्रोग्रेस पहुंची है? जो लोन इतने हमने 1.8 मिलियन एप्लीकेशंस थी अराउंड, उनका अप्रूवल रेटिंग कहाँ पे पहुंचा है, वो ज़रा थोड़ा सा बताइए, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग दैट एवरी बैंक इज़ नाउ फोकसिंग ऑन, कि हम किस तरह अप्रूव करें। कस्टमर्स कह रहे हैं कि हमारे अप्रूवल नहीं हो रहे, बिल्डर्स कह रहे हैं कि इसको आगे ऑन ग्राउंड कैसे लेकर जाएं, उस पर बताइए क्या प्रोग्रेस है। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फोकस्ड है लो कॉस्ट हाउसिंग पे। पहले ये पॉलिसीज़ के और रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट्स थे जो अब इन्होंने दूर करके लाहौर में, इस्लामाबाद में, KPK में वो प्रोजेक्ट ले आए हैं। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट लैंड पे आ रहे हैं। आपको पता है, गवर्नमेंट के साथ कोई भी काम करने का एक उसका बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है कि ये होगा, वो होगा, ये होगा। अब मेरे ख्याल में उसका वो एक फॉर्मूला सेट हो गया है। अब प्राइवेट सेक्टर अपना लैंड लेके खुद बोलेगा कि भाई हम बनाते हैं इसको, आप लेने वाले बने, आप 6 महीने में, साल में, 2 साल में आप ये आपको 5,000, 10,000, 3,000, 5, तो ये अब नंबर्स आपको बड़े बड़े ग्रो होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पहले तो अप्रूवल का प्रोसेस, लोन कौन करेगा, फाइनेंसिंग कैसे होगा, फोरक्लोजर कैसे होगा, ये तमाम एक इश्यूज थे। बट अब ये 3-4 प्रोजेक्ट में जो टीथिंग प्रॉब्लम्स थे ये रिजॉल्व हो गए। अब आपको पूरे पाकिस्तान में, और उम्मीद करता हूँ सिंध में भी, क्योंकि इसमें फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आपने 25 लाख में, 27 लाख में 750 स्क्वायर फुट का फ्लैट बेचना है तो चाहिए होता है। बट द ओनली थ्रेट आई फील इज फ्रॉम दी स्टील इंडस्ट्री। अगर उसको गवर्नमेंट ने किसी तरह काबू नहीं किया या इंपोर्ट को कंपेटिटिव नहीं बनाया, जो इन्होंने $250, जब $200 थे तब रेगुलेटरी ड्यूटी बनाई थी, ये $600 से गिर के स्टील इंटरनेशनल $200 आ गया था। ये इसलिए लगाई थी कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट। आज फिर $650 है, पर वो रेगुलेटरी ड्यूटी 30% अपनी जगह मौजूद है। इशू जो है ये 3-4 महीने पहले भी हमने उठाया था, उस पर प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? माय क्वेश्चन है। देखिए, बात ये कि ये इश्यूज प्राइम मिनिस्टर से भी हमने उठाया, तो प्राइम मिनिस्टर के पास जब हम बैठे होते हैं तो और भी लोग बैठे होते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर को जो बात कहते हैं वो कहते हैं सर वो लोकल इंडस्ट्री हिट होगी और यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा लेबर हमने इतनी हायर की हुई है इन लोगों ने। पर मैं ये समझता हूँ कि 5-7 इंडस्ट्रीज़ का ये कार्टेल है। हार्डली एक इंडस्ट्री के पास 1000-1500 लेबर होगा। ये इन्होंने कार्टेल बना के, नॉट ओनली ये हमसे पैसे ले रहे हैं, हम तो एंड कंज्यूमर पे डालते हैं, ये पाकिस्तान PSDP बजट का भी 20 या 10-15% ये 5 लोग ले रहे हैं। तो इसको जब तक, अगर आप ये रेगुलेटरी ड्यूटी हटाएंगे, और एक बार चाइना में सिर्फ सरिया लोड हो गया ना जहाज पे, आप यकीन करें 20,000 रुपये टन नीचे आ जाएगा। 20 से 25,000 रुपये टन, और 20-25,000 रुपये कम नहीं है। 20-25,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। तो ये प्राइम मिनिस्टर को लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर चेक कर रहे हैं, FBR से भी चेक करवा रहे हैं, कस्टम से भी चेक करवा रहे हैं कि इस पे गवर्नमेंट रेवेन्यू का कितना इम्पैक्ट आएगा। इवेंचुअली मैं समझता हूँ कि थोड़े अरसे में ये, वरना ये तो आप ये कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन मसला ये है ना कि अगर इसको रोका नहीं गया तो आपका पूरा नया पाकिस्तान हाउसिंग का थीसिस सबोटाज हो जाएगा। बिकॉज बिल्डर ये कहेगा कि अगर हर 4 दिन बाद मैं अपनी फिजिबिलिटी चेंज करूंगा तो मैं सर्टेनिटी कहाँ दिखा सकता हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही। और देखिए, अब बात हो रही है मैस हाउसिंग की। 5,000 मकान, 10,000 मकान पहले बनते थे एक बिल्डिंग में, 100 फ्लैट, 150 फ्लैट। अब बिल्डिंगें बन रही है, मतलब ये बन रहे हैं 2 मिलियन स्क्वायर फुट, 4 मिलियन स्क्वायर। जब तक प्राइस की स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान आउट हो ही नहीं सकते। या तो इनको नया पाकिस्तान लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए इंपोर्ट अलाउ करना पड़ेगा ड्यूटी हटा के, तभी 3 लाख रुपए की फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, और एक मकान में 3.5 टन सरिया आता है 750 स्क्वायर फुट में।
जिसमें इन्होंने तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपए पिछले 2 साल में प्राइस बढ़ा दिए सही हैं। है। तो 2 लाख रुपए के ग्रांट तो ये ले गए, सही है। ठीक है, इंटरनेशनल स्क्रैप प्राइस भी बढ़े हैं, सही है। बट इतना नहीं है जितना हाँ। ये फर्क कर रहे हैं। सही है, तो वो ये सारा फायदा ही उड़ा दिया ना जी जी, कंज्यूमर का। तो क्या तो गरीब आदमी के लिए बस से बाहर हो जाएगा ये। बिल्कुल सही। आई थिंक तवा साहब ये थोड़े से मसले मसाइल अभी भी मौजूद हैं, मतलब कि कार्टलाइजेशन ऑल्दो गवर्नमेंट हैज ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट कि इसको रिजॉल्व करे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। देखिए, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मैं ग्वादर गया तो वहाँ ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने, जो चाइनीज़ है, उन्होंने एक पूरी बिल्डिंग बनाई है बहुत बड़ी, अगर आप में से किसी ने देखी हो। और वो टोटल 9 महीने में या 8 महीने में उन्होंने बिल्डिंग का हमने कंप्लीट कर ली। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर वहाँ से इंपोर्ट किया और वो सिर्फ फिक्सिंग के लिए, और 8 महीने में वो होगी। मैं समझता हूँ ये काम हमारी, जो कोई उनका चीज़ नहीं है कि उन्होंने वहाँ से अगर कोई एंगल्स बार चैनल्स ये मंगा लिए, ये हमारे यहाँ भी प्रोड्यूस ये होते हैं। हमें सिर्फ वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए इस मुल्क में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो आपने कहा, मैं समझता हूँ चंद महीनों में ये टेक्नोलॉजी चाइनीज़ के साथ आप कोलैबोरेशन करें तो ये आपको लोकली अवेलेबल होगी। दूसरा, शायद मैंने जिक्र किया अभी, रज़ाक दाऊद साहब से जो मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा तमाम रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज़ जो हैं वो हम ज़ीरो कर रहे हैं। लेकिन शायद ये सरिया वगैरह जो है ये डायरेक्टली रॉ मटेरियल में नहीं है, लेकिन इनके ऊपर सेल टैक्स जो 17% है, शायद उसमें एक खातिर ख्वाह कमी नज़र आ जाए। आरडीज़ को भी ये रेगुलराइज कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, और आपकी बात सही है। लेकिन जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी वसअत है, 5 या 6 नहीं है। आप तो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स की 5-6 की बात कर लें, लेकिन अगर आप देखें पंजाब में भी और शहर में भी छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री में भी ये इंडस्ट्री जो है आ रही है। और इसमें पहले बड़े प्रॉब्लम्स थे, ख़ास तौर पे बिजली के रेट, आप दूसरी चीज़ें, तो प्रॉब्लम उनके भी अपनी जगह है। और जब आप बैठे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या उनके साथ, तो वो दोनों का इंटरेस्ट जो है वो क्लैश होता है, और वहाँ कंक्लूड लेकिन करना कोई जो है प्राइस बड़ा बैंड तो मुश्किल बरकरार होता है। रखना चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी स्कीम डालें, कोई प्राइस बैंड तो लोअर देखिए, लिमिट अपर प्रॉब्लम लिमिट। ये है कि आपके यहाँ बिजली के रेट रोज़ाना बढ़ जाते हैं, हर तीसरे महीने बढ़ते हैं, तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते। उनका एक बेसिक वो ये है, पहले एक ज़माने में इनकी टैक्सेशन इस तरह होती थी कि जो इनका वो गैस का और बिजली का बिल आता था, उस हिसाब से इन पर टैक्स जो है वो इम्पोज होता था। फिर वो चीज़ें ख़त्म हो गई, नए सिलसिले आ गए। मेरे ख्याल है आप और अगर वो लोग बैठें, क्योंकि स्टेक होल्डर आप भी हैं और मैन्युफैक्चरर्स मिल बैठ के कोई ऐसा फार्मूला बनाएं जिसमें इंपोर्ट में वो भी हटना हो। और हम इंपोर्ट शायद हमारी, जिस तरह से हम वास्ट कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, हमारी ज़रूरत है, हमें सेल टैक्स भी कम करना पड़ेगा, ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी तब्दील करना पड़ेगा, और उसको ताकि फ्रीली इंपोर्ट लोग कर सके। और बीच में कर भी रहे थे काफ़ी, उसके बाद आरडी जो है वो लगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेड था, देखिए ना, वही चीज़ें चाइना में तैयार हो रही है, सस्ती हो रही है, हमारे यहाँ 25-25 हज़ार रुपये टन महंगी हो रही है। तो वो फिनोमेना देखना चाहिए कि उनके हडल्स कहाँ पर हैं, उन हडल्स को दूर करें ताकि वो भी वायबल हो और आपको भी एक सस्ते कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी सस्ता मिले। प्लीज आप अपना भी इनपुट दीजिए जरा इसके बाद, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोपोर्शनेट है अभी जो बढ़ी है उससे इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक तो नहीं है। ऑब्वियसली आपको कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी कम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी भी समाउ सेम रही है, लेकिन जो वॉलिटिलिटी जिसकी इशारा ये कर रहे हैं, प्योर डिमांड सप्लाई स्पेकुलेशन। जी, मेरा तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। वो इसलिए ये है कि देखिए, हमें देखना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने भी पैसा लगाया, उनको कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है यहाँ पे, अनलेस उन्होंने आप कहा है कि सब्सिडी करके का। तो एक एक्विटी उन्होंने इन्वेस्ट की है। आई एम श्योर कंपटीशन कमीशन इतना कॉम्पिटेंट है, वो देख सकता है कि पिछले 5 सालों में इनका एवरेज रिटर्न ऑन एक्विटी क्या रहा है। अगर वो 30-40% रिटर्न ऑन एक्विटी कमा रहे हैं, जो उन्होंने प्लांट लगाए, इन्वेस्टमेंट की है, सब कुछ मिला के, तो बिल्कुल ये आर्गुमेंट मेरिट करता है कि देयर इज कार्टेलाइजेशन, देयर इज ओवर मार्जिनलाइजेशन बाय दीज टॉप स्टेक होल्डर्स, आई शुड से। बट अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में ग्लोबल कमोडिटी आपका एक सुपर साइकिल चल रही है, हर चीज़ महंगी है। तो यस, आपकी इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि बाइंग डिमांड इतनी रोबस्ट है कि जो भी प्राइसेस जो है हर हफ्ते बढ़ती जा भी रही हैं, तो वो बायर हैज़ नो चॉइस, उसको लेना पड़ रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट चाहे तो टेम्परेरीली एक बैंड बना के इंटरवीन कर सकती है कि अगर प्राइसेस इतनी ऊपर गई तो हम स्पेसिफिकली जो लो कॉस्ट हाउसिंग वाले हैं उनको हम लोग सब्सिडाइज करने के लिए वी विल रिड्यूस दी आरडी स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस। हावेवर अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, माजी में 1 साल पीछे चले जाए, तो यही स्टील प्लेयर्स, यही सीमेंट प्लेयर्स ने 20-30 अरब रुपए इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा अपना लॉस किया है। तो उनको कोई गारंटी रिटर्न नहीं है आईपीपीज की तरह कि उनको हर साल 25-30% रिटर्न मिल रहा है।
एक वक्त आएगा, क्योंकि इकोनॉमी में बूम एंड बस्ट नहीं होना चाहिए। सही है। अगर ये आपका बूम मैनेज्ड है, जो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट लेड हो और आपका ट्रेड डेफिसिट इतना बबल नहीं करे, अगर ये बूम मैनेज है, आप देखेंगे सब लोग, जैसे आपने एग्जांपल दी कि पैसा पैसे को खींचता है, अगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ये खुद ही रीइन्वेस्ट करेंगे या नए प्लेयर्स आएंगे। जो मैं देख रहा हूँ फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स एंड स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, नए नए IPOs आ रहे हैं, जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जो अनलिस्टेड है बिजनेस ग्रुप्स हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम स्टील में जाते हैं, बिकॉज देयर इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बिकॉज इस वक्त लोग जो है आर टोटली कन्विंस्ड ऑन द लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम एंड द रोल ऑफ स्टेट बैंक इन इट। दे हैव इम्प्रोवाइज्ड अ लॉट, एक साल के अंदर पॉलिसीज के अंदर बड़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस आई हैं और इस वक्त स्टेज इज सेट फॉर टेक ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। लेकिन हमें सिर्फ इसके ऊपर बैंक नहीं करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं, 2005, 6, 7 में स्पेन में भी कंस्ट्रक्शन बूम आया था, और जो 2008 की क्राइसिस के बाद वो बिल्कुल जो फ़ायदा हुआ पूरा वापस चला गया। देखिए, कंस्ट्रक्शन इज़ एन इंडस्ट्री जो आपकी इम्पोर्ट लिंक्ड है। जैसे कंस्ट्रक्शन की डिमांड आपकी बढ़ेगी तो आपके रॉ मटेरियल आपको चाहिए, उसका इम्पोर्ट के ऊपर आपका आज नहीं तो कल आएगा उसके इम्पैक्ट। हाउएवर लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया के इस वक्त आपके 3D आपके प्रिंटिंग हो रही है फॉर द हाउसेस बड़े क्विकली, और जैसे बता रहे थे कि बड़े एफिशिएंटली घर बन रहे हैं, छोटे छोटे आपके बन रहे हैं, और उसको आप रेप्लिकेट जल्दी कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर का पैसा भी कम फंस रहा है और आपका रीमॉडल जल्दी हो रहा है। ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसमें बार बार आपको फिर वो इम्पोर्टेड मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना होगा कि प्राइसेस में हाउसिंग बबल ना बन जाए, बिकॉज मैं ये फियर कर रहा हूँ। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, जो प्रीमियम हाउसेज हैं, 1 कनाल 2 कनाल के पॉशस लोकेलिटी में, कराची में से डिफेंस हो गया, उस पे दुनिया में ये होता है, कनाडा के अंदर, हांगकांग के अंदर गवर्नमेंट उधर टैक्स बढ़ा देती है टर्नओवर पे, कि जो पार्किंग ऑफ लिक्विडिटी है, अगर कोई इन्वेस्टर है जिसने इस साल जो है 1 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट किया, तो वो जाके वो अपने प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका बेंचमार्क रेट होता है कि भाई अगर डिफेंस में प्रॉपर्टी इतनी महंगी है तो इधर आपकी प्राइस जस्टिफाइड हो जाती है। अगर आप उसको कैप लगाएं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को डबल करें, ट्रिपल करें, एक फेयर मार्जिन हो सबके लिए, तो गरीब आवाम को फायदा होगा। आई रिपीट कि हमें बॉटम्स अप अप्रोच देखनी चाहिए जहाँ पे इनइक्वालिटी कम हो, वरना 2 साल बाद जाके 5 साल बाद जाके पीपल विल स्टिल बी क्राइंग कि गरीब उधर ही है और अमीर के जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया हसन साहब। व्हाट इज योर फीडबैक ऑन दैट दिस स्ट्रैटेजी? एंड प्लस ये भी बताइएगा कि यहाँ से कंस्ट्रक्शन चले, बूम शुरू हो गया है, बिजनेस साइड पे भी इम्प्रूव हो रही है, टैक्सेशन साइड पे अब कोई मसले रह गए हैं आप लोगों के जो कि रिजॉल्व होना बाकी हैं, या वो साइड आपकी रिकमेंडेशन टू बजट वो सब सारी क्लियर हो चुकी हैं? देखिए, मैं आपको पहले थोड़ी सी जो बात हो रही थी उसका जी जी जवाब प्लीज दूं। प्लीज। एक तो इंडस्ट्री का, कंस्ट्रक्शन की नहीं, एलाइड इंडस्ट्री का बेस बहुत नैरो है, चंद प्लेयर्स ही हैं जो कंट्रोल करते हैं मार्केट और वो प्राइस चलाते हैं। दूसरी बात, हम उनके नफ़े बनाने के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल सही हम ये कह रहे हैं कि इनको जो अनड्यू प्रोटेक्शन दिया गया है वो नहीं होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। आप सारे लोकल फैक्टर्स को नज़र में रखें। जैसे मैंने कहा $600 था सरिया, $250 आ गया तो पहले $400 पे 15% RD लगी, फिर $200 पे 15%, फिर 400 हुआ तो 15% कम होनी चाहिए, फिर 600, आज $650 है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा दी। देखिए, पहले इस मुल्क में SRO कल्चर था, 20 करोड़ रुपए देते थे, वो SRO निकलता था और उससे इंडस्ट्री बेनिफिट करती थी। वो आज तक मौजूद है वो SRO, और उससे इंडस्ट्री बेनिफिट कर रही है, एक चीज़। दूसरी बात जो इन्होंने कही बबल की, वो हमें भी घबराहट है, पर उसके लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर को मशवरा ये होगा, और हम देने भी चाह रहे हैं कि तमाम सूबों में आप गवर्नमेंट लैंड को हर हफ्ते ऑक्शन करें, जिसमें 100 गज का रेसिडेंशियल भी हो, कमर्शियल भी 1000 गज से लेके 10-50 एकड़ तक हो। देखिए, बात ये कि ये क्यों प्राइस बबल बनता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी चंद हाथों में है लैंड, और वो अपने प्राइस चलाते रहते हैं। गवर्नमेंट के पास बेहिसाब लैंड पड़ा है जो कि रोज़ एनक्रोच हो रहा है। अगर गवर्नमेंट एक पॉलिसी डिक्लेयर कर दे कि हर हफ्ते हम गवर्नमेंट लैंड ऑक्शन करेंगे, और इंश्योर करें कि ये जिसको भी हम देंगे उसको 6 महीने में काम शुरू करना लाजमी है, आप यकीन करें प्राइस आज भी 25, 30, 40% करेक्शन आ जाएगा, और ये होना ही चाहिए ताकि कोई किसी को बाद में परेशानी नहीं हो। बाकी जो इसमें बात हुई कि इंडस्ट्री कैसे चलेगी, कैसे टैक्सेशन के इश्यूज़, मैं समझता हूँ 90% हमारे मसले रिजॉल्व हो चुके हैं इस बजट से पहले। बाकी छोटे मोटे प्रॉब्लम अगर कोई आते हैं तो हर थर्सडे प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग कंडक्ट करते हैं और सब बैठे हुए होते हैं, वो सुनते हैं और देयर एंड देन ऑर्डर करते हैं। मैंने कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर
पाकिस्तान में इतना फोकस्ड इस इंडस्ट्री के लिए नहीं देखा। पहले जो प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग करता था 2 साल बाद अगली मीटिंग में उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता था, उसको याद भी नहीं रहता था। तो हमारे पास कोई बहाना, कोई शिकायत, कोई कुछ भी नहीं है। इदारे भी समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेंगे। स्पेशली जहाँ पर इनकी अपनी गवर्नमेंट है वहाँ तो बहुत चीज़ें अच्छी हो गई हैं। उम्मीद करते हैं, आज भी ये बात हुई कि हमें अफसोस भी होता है कि सिंध विल स्टे बिहाइंड सारे मुल्क। Why will Sindh stay behind? सिंध का एक अपना कल्चर है, फिर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली वहाँ पीटीआई हुकूमत में या पीपल्स पार्टी है। तो वो जो प्रोजेक्ट अप्रूवल में थे उस वक्त, उसमें से कितने अप्रूव हुए थे? 70 प्रोजेक्ट अप्रूव हैं उसमें, अभी 350-400 बाकी हैं। क्यों नहीं अप्रूव हो रहे? बंदे चेंज हो रहे हैं, लास्ट टाइम आपने कहा था वो देखिए, कंटिन्यूअसली टॉप बात पोजीशंस ये पे। है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सिंध में इतना हाई है। कौन सी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं आप? अप्रूवल की, अप्रूवल की कॉस्ट ऑफ डूइंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग नॉर्मल इकोनॉमिक्स में तो हम कोई और समझते हैं। इतनी हाई है कि हमारी समझ नहीं आता। एक आदमी के पास लिक्विडिटी लिमिटेड होती है ना, देयर इज कॉस्ट ऑफ करप्शन इन्वॉल्वड इन इट। आप यूं कह लें कि मतलब इतना मुश्किल है, चीज़ें सीधी नहीं हो रही तो हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट टेलीविजन पे हम बताना चाह रहे हैं नाज़रीन को कि 200 के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रूव नहीं हुए हैं। 300 के ऊपर 300 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के अभी अप्रूव नहीं हुए हैं और वो टेबलों पे रखे हुए हैं, और द बिल्डर इज कंसर्न्ड अबाउट इट कि यहाँ जो कॉस्ट है इसकी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जा रहा है, वो इट्स टू हाई। तो नाज़रीन आपको ये देखना होगा, गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एक्शन ऑन दैट। सो मैंने तो आज भी रिक्वेस्ट की थी कि देखिए इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ कराची के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए, ये गेम चेंजर है। और हम कराची इस वक्त पीछे बैठा हुआ है, बैक सीट पे बैठ के देख रहा है और सारा मुल्क में काम हो रहा है। वी अप्रिशिएट दैट। सीडीए के चेयरमैन ने बहुत अच्छा काम किया अभी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केपी के बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश करें, पर हमारे मामला अभी तक सीधे नहीं। आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। खालिद साहब, व्हाट इज योर फाइनल टेक ऑन द बजट सर? मेरे ख्याल है जी इस बजट में इंडस्ट्री के लिए जिस तरह इन्होंने कहा रॉ मटेरियल को जो है हम ड्यूटी फ्री कर देंगे, ये करें, इनका जो इशू है या स्टील इंडस्ट्री का जो इशू है, मेरा ख्याल है इसको बजट से पहले अभी 2-3